डियर स्टूडेंट्स, अपनी हेलोवेरेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही थी उसके अंदर अपनों ने देखा था कि किस टाइप से जो इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति वो क्या होता है, क्रियाशील भी होता है और कम क्रियाशील भी होता है। उसके बाद में सेकंड रिएक्शन आती है इनकी धातुओं के साथ रिएक्शन, कि धातु के साथ ये रिएक्शन किस टाइप से करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन इनकी आती है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया का मतलब है कि सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवानी है। जिस टाइप से अपनों ने एल्किल हैलाइड की करवाई थी ना अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ, और उस अभिक्रिया को अपनों ने क्या बोला था, बुटर्स अभिक्रिया बोला था। रिएक्शन क्या थी कि किसी एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया करवाई थी अपनों ने, किसके साथ में, सोडियम धातु के साथ में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई थी। और बना क्या था अपना, दो सोडियम हैलाइड निकल गए थे अणु, प्लस में एल्केन का निर्माण हुआ था। यह अभिक्रिया अपनों ने देखी थी। उसे अभिक्रिया को अपने क्या बोल रहे थे, बुटर्स अभिक्रिया बोल रहे थे। यहाँ पर क्या होगा कि एरिल हैलाइड के दो अणु लेंगे, एरिल हैलाइड के क्या लेंगे, दो अणु लेंगे। एक अणु ये रहा, दूसरा अणु ये रहा। अभिक्रिया करेगा किसके साथ में, सोडियम धातु के साथ में। निकालेगा क्या, सेम वही को प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हैलाइड निकाल देगा और उत्पाद के रूप में क्या बना लेगा, डाइफेनिल का निर्माण कर लेगा। इस अभिक्रिया को अपने क्या बोलेंगे, फिटिंग अभिक्रिया बोलेंगे। डेफिनेशन किस टाइप से देंगे, तो डेफिनेशन इस टाइप से लिखेंगे कि एरिल हैलाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया जब सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो डाइफेनिल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं, फिटिंग अभिक्रिया बोल देते हैं। बुटर्स अभिक्रिया में क्या था कि एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती थी तो क्या निर्माण हो रहा था, एल्केन का निर्माण हो रहा था। उस अभिक्रिया को अपने क्या कह रहे थे, बुटर्स अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया को अपने क्या बोल रहे हैं, फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की बात है कि फिटिंग अभिक्रिया में हमेशा क्या बनेगा, डाइफेनिल ही बनेगा। क्यों, क्योंकि एल्किल हैलाइड में अपने एल्किल को चेंज कर सकते थे, लेकिन एरिल हैलाइड में अपने एरिल को चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ चेंज किसको कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं या आयोडीन ले सकते हैं, लेकिन एरिल तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसलिए हमेशा ये उत्पाद के रूप में क्या बनाएगा, डाइफेनिल ही बनाएगा। फिटिंग अभिक्रिया में ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, अपने पास डाइफेनिल बनेगा। जबकि बुटर्स अभिक्रिया में किसी भी टाइप का अपने एल्केन का निर्माण कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर क्या चेंज कर सकते थे, अपने एल्किल समूह को चेंज कर सकते थे। ये दोनों में एक डिफरेंस है। फिर सेकंड, अगर एक अणु अपने ले ले किसका, एल्किल हैलाइड का, और एक अणु ले ले अपने किसका, एरिल हैलाइड का, और फिर अभिक्रिया कराएं तो उसे क्या बोलेंगे, क्योंकि अपने को पता था कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवा रहे थे तो उसे बुटर्स अभिक्रिया बोल रहे थे, और जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया करवा रहे थे सोडियम धातु के साथ में सेम शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब उसे क्या बोल रहे थे, फिटिंग अभिक्रिया बोल रहे थे। अगर एक अणु इसका ले लूं और एक अणु मैं एरिल हैलाइड का ले लूं, तब उस अभिक्रिया को क्या बोलूंगा मैं, बुटर्स फिटिंग अभिक्रिया कहूंगा। बुटर्स फिटिंग अभिक्रिया कहूंगा। बुटर्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है कि एरिल हैलाइड व एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड व एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, एल्किल बेंजीन का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को अपने क्या बोल देते हैं, बुटर्स फिटिंग अभिक्रिया बोल देते हैं। क्योंकि बुटर्स में तो एल्किल हैलाइड चल रहा था, फिटिंग में क्या चल रहा था, एरिल हैलाइड चल रहा था। अब बुटर्स फिटिंग आ गई अभिक्रिया, तो बुटर्स का मतलब एक अणु एल्किल हैलाइड का हो जाएगा और फिटिंग का मतलब एक अणु किसका हो जाएगा, एरिल हैलाइड का हो जाएगा। और ये अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, तो ये अभिक्रिया करके एल्किल बेंजीन का निर्माण करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिखा सकता हूँ आपको, C6H5Cl यानी क्लोरोबेंजीन ले लेता हूँ, अभिक्रिया करवाता हूँ किसके साथ में, Cl, तो सोडियम धातु प्लस में ClCH3 मतलब क्लोरो मेथेन के साथ में अभिक्रिया करवाता हूँ। होगा क्या, 2NaCl निकल जाएगा और बनेगा क्या, C6H5CH3। इसे क्या बोलते हैं अपने, टॉलुइन बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं। और वैसे इसका सामान्य नामकरण करेंगे तो क्या बोलेंगे, मेथिल बेंजीन। क्या बोल देंगे इसे, मेथिल बेंजीन। यहीं पर ही देख लो रिएक्शन, अगर यहाँ पर मैं क्या ले लूं, Cl ले लूं, मतलब ये क्या हो गया, अपना क्लोरोबेंजीन हो गया। अभिक्रिया करवा रहा हूं मैं किसके साथ में, मेथिल क्लोराइड के साथ में।
उत्पाद के रूप में क्या बन जाएगा, ये R की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। इसे क्या बोल सकता हूँ मैं, ऊपर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, बेंजीन मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, इसे मैथिल बेंजीन बोल सकता हूँ, सामान्य नाम है। और IUPAC नाम में इसे क्या बोलूंगा, टॉलुइन। ठीक है, तो इस टाइप से अपने क्या कर सकते हैं, बुटर-स्प्लिटिंग अभिक्रिया से विभिन्न टाइप के एल्किल बेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकते हैं, अपने मैथिल की जगह एथिल भी लिख सकते हैं, तब उसे क्या बोल देंगे, एथिल बेंजीन बोल देंगे। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्रोपिल भी लिख सकते हैं, आइसोप्रोपिल का भी क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। इसी टाइप से आपसे पूछ लिया जाए कि आप किस प्रकार से क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन का निर्माण करोगे, तो फिटिंग अभिक्रिया, बुटर-स्प्लिटिंग अभिक्रिया ध्यान में रखना। आप किस टाइप से क्लोरोबेंजीन से एथिल बेंजीन का निर्माण करोगे, तो एथिल क्लोराइड के साथ में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करवा देंगे सोडियम धातु की उपस्थिति में, शुष्क सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जिससे किसका निर्माण हो जाएगा, एथिल बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो अपनों ने R समूह लिया था, यहाँ पर मैथिल लिख रखा है, R का मतलब एल्किल समूह होता है। एल्किल समूह को अपने क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के कारण किसी भी टाइप के अपने एल्किल बेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। ये तो थी किसकी, बुटर-स्प्लिटिंग अभिक्रिया का एग्जांपल। माइंड में ऐसे रखना, बुटर्स अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे सोडियम धातु की, फिटिंग अभिक्रिया में एरिल हैलाइड की अभिक्रिया करवाएंगे सोडियम धातु के साथ में, और बुटर-स्प्लिटिंग अभिक्रिया में एरिल हैलाइड प्लस में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाएंगे, किसके साथ में, सोडियम धातु के साथ में। और तीनों में अपने उत्प्रेरक के रूप में किसका यूज करेंगे, शुष्क ईथर का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में सेकंड रिएक्शन आती है कॉपर धातु के साथ में अभिक्रिया। कॉपर धातु के साथ में अभिक्रिया, तो कॉपर धातु के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो उसमें भी सेम का सेम प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, डाइफेनिल बनेगा। लेकिन कॉपर धातु के साथ में जब अपने अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी करवाते हैं, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं, तो उसमें वो फिक्स कर देता है। एरिल हैलाइड कौन सा लेंगे, अपने C6H5I, मतलब आइडोबेंजीन अपने क्या लेंगे, एरिल हैलाइड के रूप में लेंगे, और अभिक्रिया किसके साथ में करवाएंगे, कॉपर के साथ में। आइडोबेंजीन के कितने अणु होंगे, 2 अणु होंगे सेम, जिस टाइप से फिटिंग अभिक्रिया में था। C6H5 होगा क्या, 2, मतलब CuI2 निकल जाएगा, जिसे क्या बोल सकते हैं, क्यूप्रिक आयोडाइड बोल सकते हैं, और बन क्या जाएगा, C6H5, जिसे क्या बोलेंगे, अपने डाइफेनिल बोलेंगे, डाइफेनिल। ये रिएक्शन यहाँ पर भी दिखा रखी है। इसमें हो क्या रहा है कि जो आइडोबेंजीन की अभिक्रिया करवा रहे हैं किसके साथ में, कॉपर धातु के साथ में, तो निकलेगा क्या, क्यूप्रिक आयोडाइड निकल जाएगा, प्लस में बनेगा क्या, डाइफेनिल बनेगा। इस अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं, अपने उल्मान अभिक्रिया कह देते हैं। कौन सी अभिक्रिया बोल देते हैं, उल्मान अभिक्रिया। नेमिंग रिएक्शन, जब आपको नेमिंग रिएक्शन दी जाएंगी कि उल्मान अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट तो आप ऐसे याद नहीं रख सकते। याद कैसे रखोगे, तो याद रखने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो आपने क्रिया कारक यूज कर रहे हैं उनके नाम के साथ में जो उत्पाद बना है जोड़ने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं इस अभिक्रिया को कि जब आइडोबेंजीन के 2 अणुओं की अभिक्रिया कॉपर धातु के साथ में करवाई जाती है तो डाइफेनिल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उल्मान अभिक्रिया कह देते हैं। उल्मान अभिक्रिया में उसने कंडीशन फिक्स कर दी कि उल्मान अभिक्रिया में एरिल हैलाइड कौन सा होगा, तो आइडोबेंजीन एरिल हैलाइड होगा। अभिक्रिया किसके साथ में करवाएंगे, तो कॉपर धातु के साथ में करवाएंगे, बनेगा क्या, डाइफेनिल बनेगा। मतलब डाइफेनिल अपने 2 टाइप से बना सकते हैं। एक तो कौन सी अभिक्रिया से बना सकते हैं, फिटिंग अभिक्रिया से बना सकते हैं। फिटिंग अभिक्रिया में अपने क्या कर सकते हैं, सोडियम धातु के साथ में अभिक्रिया करवा सकते हैं, विभिन्न टाइप के एरिल हैलाइड होगी। लेकिन उल्मान अभिक्रिया में अपने अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, सिर्फ आइडोबेंजीन की अभिक्रिया करवाएंगे। आइडोबेंजीन के अपने क्या लेंगे, 2 अणु लेंगे और उसकी अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ में, कॉपर के साथ में, और बनेगा क्या, अपना डाइफेनिल बनेगा और उत्पाद के रूप को प्रोडक्ट के रूप में क्यूप्रिक आयोडाइड निकल जाएगा। ये उल्मान अभिक्रिया की क्या थी, डेफिनेशन थी या फिर रिएक्शन थी। तो रिएक्शन याद करने का सिंपल यही फॉर्मूला, आप लिख के देखो और उसके जो क्रिया कारक यूज कर रहे हो उन क्रिया कारक के नाम याद रखो और साथ में बन क्या रहा है उसका नाम याद रखो।
उसके बाद में आती है मैग्नीज धातु के साथ में अभिक्रिया। मैग्नीज धातु के साथ में अभिक्रिया और थर्ड रिएक्शन कौन सी आती है, मैग्नीज धातु के साथ में अभिक्रिया करवानी अपने। तो अपनों को पता था कि जब किसी एल्किल हैलाइड की अपनों ने क्या कराया था, अभिक्रिया करवाई थी किसके साथ में, मैग्नीशियम धातु के साथ में। बना क्या था, सूचक ईथर अपनों ने क्या लिया था, उत्प्रेरक के रूप में यूज लिया था। बना क्या था अपने RMgX, इसे क्या बोलते थे अपने, गिरनार अभिकर्मक बोलते, गिरनार अभिकर्मक बोलते थे। और वैसे इसका नामकरण करते थे, तो इसका नामकरण में लिखते क्या थे, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बोलते थे अपने से। उसी टाइप से यहाँ पर भी क्या होगा कि जो मैग्नीज धातु है वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, एल्किल हैलाइड के साथ, सॉरी एरिल हैलाइड के साथ में क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। ये मान लो अपना कोई क्या है, एरिल हैलाइड है। अभिक्रिया किसके साथ में करवा रहे हैं, मैग्नीज धातु के साथ में। प्रेजेंसी किसकी रखेंगे, सेम सूचक ईथर की प्रेजेंसी रखेंगे। बनेगा क्या, तो सेम योगात्मक उत्पाद बनाएगा। योगात्मक उत्पाद कौन सा होगा, Mgx, इसे क्या बोल देंगे अपने, इसे भी गिरनार अभिकर्मक बोलेंगे। और गिरनार अभिकर्मक बोलेंगे, साथ में इसका नामकरण करेंगे तो नामकरण के रूप में इसे क्या बोलेंगे, फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड, फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड बोलेंगे। सेम जिस प्रकार से एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कर रहा था मैग्नीशियम धातु और गिरनार अभिकर्मक का निर्माण कर रहा था, उसी टाइप से सेम ये क्या करेगा, एरिल हैलाइड के साथ में अभिक्रिया करेगा और उत्पाद के रूप में क्या करेगा, गिरनार अभिकर्मक का निर्माण करेगा। वहां पर इस गिरनार अभिकर्मक को अपने एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बोल रहे थे, यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे, फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं क्या लेता हूँ, क्लोरीन लेता हूँ, यानी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करवाता हूँ किसके साथ में, मैग्नीशियम धातु के साथ में। इसे ऐसे लिख सकता हूँ, अभिक्रिया करवानी है किसके साथ में, मैग्नीशियम धातु के साथ में। प्रेजेंसी सूचक ईथर की, बनेगा क्या, योगात्मक उत्पाद बनेगा। इसे शॉर्ट के रूप में ऐसे लिखते हैं, C6H5MgCl। इसे क्या बोल देंगे अपने, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बोल देंगे। ये अपना होगा क्या, तो ये अपना गिरनार अभिकर्मक होगा। इसे अपने क्या बोल सकते हैं, एल्किल हैलाइड का गिरनार अभिकर्मक बोल सकते हैं। इसे अपने क्या बोल सकते हैं, एरिल हैलाइड का गिरनार अभिकर्मक बोल सकते हैं। तो दोनों की सेम रिएक्शन होगी। दो ये भी क्या कर रहे हैं, योगात्मक उत्पाद के रूप में गिरनार अभिकर्मक का निर्माण कर रहे हैं। ये भी क्या कर रहा है, एरोमेटिक गिरनार अभिकर्मक का निर्माण कर रहा है। वो एल्किल गिरनार अभिकर्मक का निर्माण कर रहा था, ये क्या कर रहा है, एरोमेटिक गिरनार अभिकर्मक का निर्माण कर रहा है। ध्यान रखना ये दो चीज आपकी, फर्स्ट कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ करवाते हैं तो फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। उत्प्रेरक कौन सा यूज करते हैं, अपने सूचक ईथर यूज करते हैं। अगर यहाँ पर ब्रोमीन ले लूं मैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, और क्लोराइड की जगह क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड आ जाएगा। तब इसे क्या बोलूंगा मैं, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलूंगा। और उत्प्रेरक क्या रखूंगा, सेम रखूंगा। उत्प्रेरक क्या रखूंगा, सेम रखूंगा। लेकिन जब आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया करवाई जाती है, जब आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया करवाई जाती है, सॉरी यहां तक तो कंप्लीट होता है, लेकिन जब क्लोरोबेंजीन से अपने को क्या करना है, गिरनार अभिकर्मक का निर्माण करना है। क्लोरोबेंजीन से अगर अपने को करना है किसका,
गिनार अभिकर्मक का निर्माण करना है। तो उस स्थिति में अपने उत्प्रेरक शुष्क ईथर न लेकर क्या लेंगे, THF, जिसे क्या बोलते हैं, टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन बोलते हैं। ये उत्प्रेरक यूज करेंगे। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन क्या करेंगे, यूज करेंगे। अर्थात जब आइडोबेंजीन से अपने को क्या करना है, आइडोबेंजीन से अपने को गिनार अभिकर्मक का निर्माण करना है तो शुष्क ईथर ले सकते हैं। अगर अपने को ब्रोमोबेंजीन से किसका निर्माण करना है, गिनार अभिकर्मक का निर्माण करना है तो शुष्क ईथर अपने ले सकते हैं। लेकिन जब क्लोरोबेंजीन से अपने को किसका निर्माण करना हो, गिनार अभिकर्मक का निर्माण करना हो, तो उस स्थिति में अपने उत्प्रेरक के रूप में THF लेंगे। THF का मतलब टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन होता है और इसका फॉर्मूला होता है C4H8O0 फॉर्मूला होता है। क्योंकि अपने को पता है कि इसे क्या बोलते हैं, इसे अपने फ्यूरेन बोलते हैं। अगर इसके साथ में क्या हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। 4 कार्बन जुड़े हुए, हाइड्रोजन कितने, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, मतलब C4H4O0 को अपने क्या बोलते हैं, फ्यूरेन बोलते हैं। अगर इसके दोनों जो ये पाई बंद है इनको प्रतिस्थापित करके यहाँ पर क्या लिख लूं, हाइड्रोजन जोड़ दूं एक एक और, कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 4 हाइड्रोजन और जुड़ जाएंगे। तो 4 हाइड्रोजन जुड़ने पर इसकी संरचना कैसी हो जाएगी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H8O0 हो जाता है। इसे क्या बोल देते हैं अपने, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरोन बोल देते हैं। टेट्रा का मतलब 4 हाइड्रोजन अपनों ने क्या किए और जोड़े हैं, तो इसलिए टेट्रा वर्ड लगा दिया। जोड़े कौन से, हाइड्रोजन जोड़े हैं, तो इसलिए इसे हाइड्रो लगा दिया। और स्ट्रक्चर इसकी किसकी है, फ्यूरेन के समान है, तो इसे क्या बोल दिया अपनों ने, फ्यूरेन बोल दिया। तो ये थोड़ी सी चीज आप ध्यान रखना कि जब क्लोरोबेंजीन से अपने को क्या करना है, गिनार अभिकर्मक का निर्माण करना है, तो उस स्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो प्रेजेंसी किसकी रखेंगे, THF, मतलब टेट्रा हाइड्रोफ्यूरोन उत्प्रेरक के रूप में यूज करेंगे। वो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कि फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड गिनार अभिकर्मक बनाने के लिए कौन से उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन का सूत्र क्या होता है, तो C4H8O0 इसका फॉर्मूला होता है। इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना इस टाइप की होती है। ये चीजें पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, तो थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में अगर आप आइडोबेंजीन से या फिर ब्रोमोबेंजीन से इस टाइप से आप क्या करना चाह रहे हो, गिनार अभिकर्मक का निर्माण करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, शुष्क ईथर यूज कर सकते हो। लेकिन क्लोरोबेंजीन के लिए कंडीशन अप्लाई कर रखी है अपने बुक्स में कि टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन ही अपने क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में लास्ट रिएक्शन आती है इसकी अपचयन रिएक्शन, मतलब धातु के साथ में रिएक्शन यहाँ तक कंप्लीट होती है। फर्स्ट सोडियम धातु के साथ में कराई थी, फिर मैग्नीशियम धातु के साथ में, और थर्ड रिएक्शन अपनों ने किसके साथ में करवाई है, कॉपर धातु के साथ में। सेकंड कॉपर वाली थी, थर्ड मैग्नीशियम धातु की थी। तो फोर्थ फिर उसके बाद में अपचयन रिएक्शन आती है। अपचयन रिएक्शन में सिर्फ एक रिएक्शन अपने को ध्यान रखनी है, कौन सी, कि कोई भी एरिल हैलाइड होगा उसकी अभिक्रिया के अपचयन करवाना है। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवानी है। 2 हाइड्रोजन लेंगे, प्रेजेंसी किसकी रखेंगे, तो प्रेजेंसी के तौर पर अपने निकल और एल्यूमिनियम उत्प्रेरक के रूप में यूज करेंगे। और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा क्या, तो बेंजीन का निर्माण हो जाएगा, प्लस में क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। क्यों, एक हाइड्रोजन परमाणु इसको प्रतिस्थापित करके इसके स्थान पर ग्रहण कर लेगा, जिससे इसकी स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी, बेंजीन की हो जाएगी। और एक हाइड्रोजन परमाणु X के साथ जुड़कर क्या कर लेगा, हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में निकल जाएगा। ये बेंजीन के यानी क्लोरोबेंजीन से आप बेंजीन का निर्माण कैसे करोगे, तो उसके लिए रिएक्शन आपको कौन सी लिखनी होगी, अपचयन रिएक्शन लिखनी होगी। अपचयन रिएक्शन में ध्यान रखना, क्लोरोबेंजीन की या ब्रोमोबेंजीन की, आइडोबेंजीन की अभिक्रिया करवा रहे हो, मतलब अपचयन करवा रहे हो, तो आपको अपचयन के साथ में ये वर्ड नहीं देगा वो कि हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया कराओ, डायरेक्ट ऐसे देगा रिएक्शन को कि कौन सा उत्पाद बनेगा। तब आपको खुद को ध्यान रखना है कि क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि निकल एल्यूमिनियम किसके, अपचयन के उत्प्रेरक होते हैं, अपचयन के उत्प्रेरक होते हैं। इसलिए क्या करेगा, उत्प्रेरक करे यानी अपचयन करेगा। अपचयन में होता है क्या, हाइड्रोजन ही जुड़ते हैं। वो अपने को कुछ बेसिक चीजें माइंड में रखनी पड़ेगी, ठीक है।
तो अब चेन में सिर्फ एक ही रिएक्शन देखना, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन भी रख सकते हो, ब्रोमोबेंजीन भी रख सकते हो, आयोडोबेंजीन भी रख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। क्वेश्चन में आपको क्लोरोबेंजीन भी दे सकता है, आयोडोबेंजीन भी दे सकता है, ब्रोमोबेंजीन भी दे सकता है। पूछ सकता है कि किस टाइप से आयोडोबेंजीन से बेंजीन का निर्माण करोगे, तो मतलब अब चेन का ही कह रहा है। किस टाइप से क्लोरोबेंजीन से बेंजीन का निर्माण करोगे, तो मतलब अब चेन का ही कह रहा है। तो ये चीजें अपने को क्या रखनी है, माइंड में रखनी है। यहाँ तक इसकी धातु के साथ अभिक्रिया भी कंप्लीट होती है और अपचयन अभिक्रिया भी कंप्लीट होती है। फिर लास्ट रिएक्शन आती है इनकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लास्ट रिएक्शन इनकी कौन सी आती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद में हेलोएरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के पहले अपने समझने के लिए 2-3 चीजें देखेंगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पहले तो आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछता है कि हेलोएरिन्स होते हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील क्यों होते हैं। हेलोएरिन्स होते हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील क्यों होते हैं। तो इसके 4 रीजन होते हैं। 4 रीजन में से अपने को 2 तो मेनली लिखने होते हैं। अगर नंबर ऑफ यानी कितने नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 2 नंबर का आ जाए। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो मेनली एक रीजन लिखना होता है। तो पहला रीजन तो अपने ये कह सकते हैं अनुनाद। अपने को पता है कि कोई भी जो एरिल हैलाइड होता है, ये मान लो क्या एरिल हैलाइड है, इसमें हैलोजन परमाणु क्या करता है, प्लस आर प्रभाव के कारण अपने जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो बेंजीन वलय में देखकर निम्न अनुनादी संरचना दर्शाता है। किस टाइप से दर्शाता है, तो ये पिछली क्लास में भी आपको करवाया था, इसमें भी देख लो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन कहां पर स्थानांतरित हो रहे हैं, इस कार्बन पर स्थानांतरित हो रहे हैं। इस कार्बन पर स्थानांतरित होने के कारण इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, सेम वैसा वैसा रह जाएगा। फिर ये इन दोनों कार्बन के मध्य स्थानांतरित हो जाएगा और ये लास्ट कार्बन के मध्य स्थानांतरित हो जाएगा। इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। फिर क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किस इन दोनों कार्बन के बीच में क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आ जाएंगे, इस कार्बन पर स्थानांतरित हो जाएंगे। ये स्ट्रक्चर आपको ऊपर करके दिखा रहा हूं इसकी। चार्ज नेगेटिव इस पर आ जाएगा, बंद ऐसा पड़ा रहेगा। फिर लास्ट में क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों कार्बन परमाणु के बीच में स्थानांतरित हो जाएंगे और ये वापस इसकी तरफ स्थानांतरित हो जाएगा और बन क्या आ जाएगा, यानी वापस जो अपनों ने लिया था उसकी विपरीत संरचना बन जाएगी। मतलब हो क्या रहा है अनुनाद के अंदर, अपने देखते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील क्यों होता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि अनुनाद के कारण क्या होता है कि इस कार्बन और हैलोजन जो अपनों ने यूज किया है उनके बीच में क्या हो रहा है, आंशिक द्विबंध के गुण आ रहे हैं। मतलब इस पूरी स्ट्रक्चर को मैं, इस अनुनादी संरचना को अगर मैं लिखना चाहूं तो किस टाइप से लिख सकता हूं, इस पूरी अनुनादी संरचना को मैं एक मध्यवर्ती संकलन आयन के रूप में लिख सकता हूं, जिसमें होगा क्या, अंदर क्या स्थानांतरित होते रहते हैं, माइनस इलेक्ट्रॉन क्या होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं बेंजीन वलय में, और इस कार्बन परमाणु और हैलोजन परमाणु के बीच में क्या आ जाते हैं, आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है। आंशिक द्विबंध का क्या आ जाता है, गुण आ जाता है। आंशिक द्विबंध के गुण आने के कारण इनका जो बंध विदलन हो जाता है वो क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। बंध विदलन क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन परमाणु और हैलोजन परमाणु के बीच में अगर मान लो ऐसा कोई बंध है तो उसे तोड़ने के लिए अपने को क्या चाहिए होगी, कम एनर्जी चाहिए होगी। जबकि दूसरी ओर अगर इनके बीच में क्या आ जाए, आंशिक द्विबंध के गुण आ जाए, तो पहले अपने इस आंशिक द्विबंध के बंध को
आंशिक द्विबंध वाले गुण को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। उसके बाद में अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो सिंगल बॉन्डेड है उसको तोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी किसकी तुलना में, सिंगल बॉन्डेड CX बंध की तुलना में। एक लकड़ी होती है उसे अपने आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन वो एक लकड़ी अगर जुड़ के 2 लकड़ी बन जाए उसे तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, ज्यादा एनर्जी लगती है ना। जिस टाइप से सेम उसी टाइप से क्या होता है कि हेलोएरिन्स में क्या होता है, अनुनाद के कारण इस कार्बन और हैलोजन परमाणु के बीच में क्या आ जाते हैं, आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। आंशिक द्विबंध के गुण आने के कारण इनका जो बंध वितलन होता है वो क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। कठिन होने के कारण जो हेलोएरिन्स होते हैं वो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्या हो जाते हैं, कम क्रियाशील हो जाते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि कम क्रियाशील क्यों होते हैं, तो मेनली रीजन आपको पहले ये अनुनाद का लिखना होगा। आप कहोगे कि निम्न अनुनादी संरचना से स्पष्ट है कि कार्बन और हैलोजन के बीच में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। आंशिक द्विबंध के गुण आने के कारण इनमें क्या हो जाता है, बंध विदलन कठिन हो जाता है। मतलब बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और ज्यादा एनर्जी देने के कारण ये क्या हो जाते हैं, कम क्रियाशील हो जाते हैं। बंध टूटेगा ही नहीं, टूटेगा नहीं तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाएंगे कैसे, ठीक है। और फिर आपसे पूछे कि एल्किल हैलाइड क्यों ज्यादा क्रियाशील होते हैं, तो सिंपल से लिख सकते हो कि इनमें किसी भी प्रकार के आंशिक द्विबंध का गुण नहीं पाया जाता। इनमें सिंगल बॉन्डेड कार्बन परमाणु हैलोजन परमाणु के साथ में क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण इसे तोड़ने के लिए डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु और हैलोजन परमाणु से क्या लगती है, कम एनर्जी लगती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, इनका बंध विदलन आसानी से हो जाता है। आसानी से होने के कारण ये नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्या हो जाते हैं, ज्यादा क्रियाशील हो जाते हैं। हेलोएरिन्स अनुनादी संरचना बनाएंगे। अनुनादी संकर इनका क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। इसमें स्पष्ट हो रहा है कि कार्बन और हैलोजन के परमाणु के बीच में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। कार्बन और हैलोजन परमाणु के बीच में क्या हो रहा है, आंशिक द्विबंध के गुण आ रहे हैं। आंशिक द्विबंध के गुण आने के कारण इनका बंध विदलन क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। कठिन होने के कारण ये नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्या हो जाएंगे, कम क्रियाशील हो जाएंगे। एक रीजन तो अपने को अनुनाद का देना होगा और अनुनादी संरचना बना के दिखानी होगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप ये अनुनादी संकर बना दो। अनुनादी संरचना बनाओगे, उसके बाद में ये अनुनादी संकर बनाओगे, फिर नीचे लैंग्वेज में लिखोगे कि उपरोक्त संरचना से स्पष्ट हो रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहे हैं, आंशिक द्विबंध के गुण आ रहे हैं, जिसके कारण इसकी क्या हो जाता है, बंध विदलन कठिन हो जाता है और ये कम क्रियाशील हो जाता है। फिर सेकंड रीजन अपने ये भी देख सकते हैं। सेकंड रिएक्शन अपने कौन सा दे सकते हैं, संकरण के आधार पर। संकरण के आधार पर कैसे दे सकते हैं, मान लो ये कौन सा अपना कोई एल्किल हैलाइड है और ये क्या है अपना एरिल हैलाइड है। ये अपना कोई एल्किल हैलाइड है और ये एरिल हैलाइड है। तो इसमें जो हैलोजन परमाणु होता है वो किसके साथ जुड़ा होता है, sp3 संकरित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है। इसमें हैलोजन परमाणु किसके साथ में जुड़ा हुआ है, sp2 संकरण के आधार पर जुड़ा हुआ है। इसमें S लक्षण देखते हैं तो कितने आते हैं, 25% आता है। इसमें S लक्षण देखते हैं तो कितने आते हैं, 33.33% आता है। और अपनों को ये चीज पता है कि जैसे जैसे S लक्षण के गुण बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होती जाती है, कार्बन परमाणु की प्रकृति क्या होती जाती है, अधिक विद्युतरणीय होती जाती है। ये कार्बन परमाणु कम विद्युतरणीय होगा किसकी तुलना से, इस कार्बन परमाणु की तुलना से। क्यों, क्योंकि ये कार्बन परमाणु क्या है, sp2 संकरित है। sp2 संकरित होने के कारण इनके S लक्षण कितने हैं, 33.13% है। और ये sp3 संकरित है। sp3 संकरित होने के कारण इसमें S लक्षण कितने हैं, 25% है। अपने को पता है कि जैसे जैसे क्या होते जाता है, S लक्षण बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कार्बन परमाणु की क्या होती जाती है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने के कारण वो क्या हो जाता है, विद्युत ऋणी हो जाता है। और विद्युत ऋणी होने के कारण अपने को पता है कि ये भी बंध देने, ये भी क्या करेगा, बंध ने यानी बंध के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा। और हैलोजन परमाणु भी क्या करेंगे, बंध को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण इनकी बंध लंबाई में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। बंध लंबाई में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और बंध लंबाई में कमी आने के कारण अपने को पता है कि इनका बंध विदलन क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। और जिसके कारण ये क्या हो जाएंगे, कम क्रियाशील हो जाएंगे।
संकरण के आधार पर भी अपने इस चीज को देख सकते हैं, क्योंकि अपने को 11वीं में अपनों ने ये चीज पढ़ा था, या फिर विद्युत ऋणात्मकता वाला चैप्टर था, उसके अंदर अपनों ने देखा था कि जैसे जैसे एस सिलेक्शन क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता जाता है कि कार्बन परमाणु या जो भी परमाणु है जिसकी विद्युत ऋणता क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा होने के कारण वो अधिक विद्युत ऋणी हो जाता है। यहाँ पर एल्किल हैलाइड में क्या हो रहा है कि जो हेलोजन है वो sp3 से जुड़ा है, sp3 से जुड़ने के कारण इसमें एस सिलेक्शन 25% है, जबकि हेलोरीन में क्या है, हेलोजन परमाणु sp2 संकृत से जुड़ा है, sp2 संकृत से जुड़ने के कारण इस कार्बन का संकरण कितना है, यानी एस सिलेक्शन कितने है, 33.33% है। मतलब इसकी तुलना में एस सिलेक्शन इस कार्बन के ज्यादा है। इस कार्बन के ज्यादा होने के कारण ये क्या हो रहा है, अधिक विद्युत ऋणी हो रहा है। अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण इनकी बंध लंबाई क्या हो रही है, कम हो रही है, और बंध लंबाई कम होने के कारण अपने को पता है कि बंध विदलन कम होता है। एक छोटी सी लकड़ी को तोड़ने के लिए जिसकी लंबाई कम हो, ज्यादा एनर्जी लगती है, जबकि एक बड़ी लकड़ी को अपने आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड रीजन अपने संकलन के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। थर्ड रीजन अपने ये दे सकते हैं कि जो फेनिल धनायन बनता है अपने पास, फेनिल धनायन बनता है, उसका क्या नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता। ये जो अपने पास फेनिल धनायन बना है, अर्थात इससे होता क्या है कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन में होता क्या है कि जो नाभिक स्नेह यहां से निकल के जाएगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा। मतलब हेलोजन परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल जाते हैं तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब ये फेनिल धनायन बन जाएगा, और इस फेनिल धनायन का क्या नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्व न होने के कारण ये क्या होता है, कम क्रियाशील होता है।